हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी एसएसटी क्लास है जो कि यूपी टेट और झारखंड टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। हमसे पूछा है पहले क्वेश्चन में कि संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का पहला देश कौन सा है संविधान अपनाने वाला? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सबसे पहले क्या किया था? संविधान अपनाया था। ठीक है दोस्तों। और कब, कौन से सन में? 1688 ईस्वी में ब्रिटेन ने सबसे पहले क्या किया था? संविधान अपनाया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों हमसे क्या पूछा है? लिखित संविधान और छोटा, सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, उस देश का हमें नाम बताना है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं लिखित और अलिखित संविधान के बारे में। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो दोस्तों क्या होता है कि जिस देश में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए दोस्तों? संविधान सभा का। संविधान सभा मतलब जिस देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए उसको कहते हैं लिखित संविधान। और इसके विपरीत अगर किस संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया जाए उसको कहते हैं अलिखित संविधान। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप लिखित और अलिखित संविधान के बारे में कि अगर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए तो वो लिखित संविधान होता है, उस देश का संविधान लिखित होता है। और अगर संविधान बनाने के लिए किसी भी संविधान सभा का गठन ना किया जाए, ऐसे ही संविधान अपना लिया जाए, उसको कहते हैं अलिखित संविधान। तो दोस्तों हमसे यहाँ पूछा है लिखित और सबसे छोटा, कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान यूएसए का है। ठीक है दोस्तों, किसका है? यूएसए का। और ये संविधान अपनाने वाला सबसे पहला देश भी कौन सा है? यूएसए ही है। और कब अपनाया था? 1789 ईस्वी में। समझ गए दोस्तों आप यहाँ पे इसके बारे में। और अगर हमसे पूछा जाए, यहाँ पर तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा लिखित संविधान, तो बड़ा लिखित संविधान दोस्तों हमारा भारत का है। हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यहाँ पर हमारा भारत हो जाता है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस सबसे। ठीक है दोस्तों। और हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब बनकर तैयार हुआ, तो आंसर हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, लागू हुआ, कब पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो दोस्तों आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज़ें ध्यान नोट में रखना कि अगर संविधान को अंगीकृत पूछा जाए कि अंगीकृत किया गया, अधिनियमित कभी किया गया, तो वो हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। और अगर पूर्ण रूप से कब लागू हुआ हमारा संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? यूएसए का। और कब अपनाया था उसने? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों हमसे कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। तो दोस्तों एक एक्ट आया 1773 का एक्ट, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों जो 1773 का एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो एक्ट तो था हमारा 1773। और अगर इसके विपरीत पूछा जाए कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। यहाँ से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर किस एक्ट के तहत पूछा जा रहा है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो एक्ट तो हो जाता है 1773। और अगर पूछा जाए कि किस वर्ष की गई, तो दोस्तों वो हो जाता है 1774। तो 1774। तो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे फ्रेडरिक नॉर्थ, क्या नाम था दोस्तों? फ्रेडरिक नॉर्थ। फ्रेडरिक नॉर्थ ने क्या किया था? गुप्त समिति की सिफारिश पर ये एक्ट लाए थे। तो जो फ्रेडरिक नॉर्थ है उस टाइम के ब्रिटिश प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ, उन्होंने गुप्त समिति की सिफारिश पर ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे। ठीक है। और ये रेगुलेटिंग एक्ट आया किस लिए था? ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों को दूर करने के लिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है दोस्तों। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। और उनके न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश 4 न्यायाधीश बने। एक तो थे सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य जज थे। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो उस समय के न्यायाधीश कौन थे, तो उस समय के न्यायाधीश थे दोस्तों सर एलिजा इम्पे और अन्य तीन अन्य जज थे। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है, एक्ट पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, किस एक्ट के तहत भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 1813 में क्या हुआ था? 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हुए थे? सभी जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। बस भारत में तो क्या बचा? भारत में तो चाय का व्यापार कर सकती थी वो, और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। तो भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एकाधिकार थे वो सब क्या हो गए? वो सब समाप्त हो गए। 1813 आते आते दोस्तों जो भारत में चाय का व्यापार बचा था और चीन के साथ व्यापार बचा था वो भी पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या था? व्यापारिक एकाधिकार नहीं बचा हुआ था। तो 1858 के एक्ट्स में क्या हुआ दोस्तों कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे वो सब कहाँ चले गए? वो सब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चले गए। ठीक है दोस्तों। तो यह समझ गए आप किस एक्ट के तहत भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों 1858 के एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत एक और काम हुआ दोस्तों कि भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसका नाम बदलकर जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदलकर अब भारत का वायसराय हो गया। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया? गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय। ठीक है दोस्तों। तो 1858 के एक्ट के तहत ही क्या हुआ कि मतलब जो पहले एक पद होता था भारत का गवर्नर जनरल, अब उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय हो गया। और भारत के पहले वायसराय कौन बने दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों। ये 1854 में क्या हुआ दोस्तों कि 1854 में क्या हुआ कि सिविल सेवकों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश देने के लिए लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों। तो 1854 में क्या हुआ? लॉर्ड मैकाले
समिति का गठन किया गया। और इस समिति का गठन किस लिए किया गया? क्योंकि सिविल सेवकों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश देने के लिए। ठीक है। 1813 में आप अभी मैंने बताया आपको कि क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत के साथ केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़कर सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। और 1843 में क्या हुआ दोस्तों? 1843 में दास प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दास प्रथा को पूरी तरह से उसका अंत कर दिया गया। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किस एक्ट के तहत भारत का जो प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो दोस्तों 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा को क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित किया गया। अभी इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया, केवल क्या किया गया? घोषित किया गया कि दास प्रथा क्या है? गैर कानूनी है। और उसको पूरी तरह से समाप्त कब किया गया? पूरी तरह से अंत कब किया गया? 1843 में। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, एक स्टेटमेंट दिया है कि 1935 के एक्ट को पूरी तरह से सड़ा हुआ और बेकार किसने बताया है? तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसको पूरी तरह से सड़ा हुआ और बेकार किसने बताया? तो दोस्तों 1935 के एक्ट में क्या हुआ था? जो 1935 का एक्ट था उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो द्वैध शासन था, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में तो द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में उसको लागू कर दिया गया। तो जो द्वैध शासन था प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में उसको क्या कर दिया गया दोस्तों? लागू कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत। और इसके तहत 1935 के एक्ट के तहत एक कार्य और हुआ कि जो म्यांमार था उसको भारत से अलग करने का भी फैसला किया गया। पहले दोस्तों क्या था कि जो पहले का वर्मा है, जो आज का म्यांमार है, पहले उसका नाम वर्मा होता था। अब उसमें क्या किया गया कि उसको भारत से अलग करने का फैसला किया गया और उसको अलग करके क्या किया गया? 2 राज्य बनाने का निर्णय लिया गया, एक उड़ीसा और दूसरा सिंध। ठीक है दोस्तों। तो जो म्यांमार को भारत से अलग करने के बाद क्या निर्णय लिया कि इसे अलग कर म्यांमार को भारत से अलग करके 2 नए राज्य बनाए जाएं। इसमें एक उड़ीसा और दूसरा सिंध प्रांत का नाम दिया गया। तो दोस्तों इसी एक्ट को पूरी तरह से सड़ा हुआ और बेकार किसने कहा? तो दोस्तों इस एक्ट को पूरी तरह से सड़ा हुआ और बेकार कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये एक ऐसा इंजन है जिसमें ब्रेक नहीं है, केवल इंजन है और अनेक ब्रेक वाली गाड़ी बताया जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि 1935 का एक्ट बिना इंजन के इंजन नहीं है उसमें और अनेक ब्रेक वाली गाड़ी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया बिना इंजन के ब्रेक वाली गाड़ी और मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया सड़ा हुआ और बेकार। तो यहाँ हमसे पूछा है कि 1935 के एक्ट को पूरी तरह से सड़ा हुआ और बेकार किसने बताया? तो किसने बताया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? दोस्तों हमसे पूछा है कि वो चट्टान बताइए जिसके अंदर क्या नहीं होते? जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर अवसादी में तो जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अवसाद नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या होंगे? अवसाद होंगे, जीवाश्म होंगे। रूपांतरित ये भी किसका रूप? अवसादी का ही रूप है। लेकिन ग्रेनाइट होती है हमारी आग्नेय चट्टान। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ बनती है? ग्रेनाइट ज्वालामुखी में। जैसे ज्वालामुखी फूटता है तो उसके अंदर जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान। उससे क्या बनता है? ग्रेनाइट बनता है। तो जब जहाँ पर मैग्मा होगा वहाँ पर तो जीवाश्म पाए ही नहीं जाएंगे, तो इसलिए ग्रेनाइट चट्टान ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है। तो दोस्तों सभी जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, और बृहस्पति का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बृहस्पति ग्रह का रंग बताइए, तो बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा होता है दोस्तों, हल्का पीला रंग होता है, इसलिए इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, इसलिए बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। और इसके चारों ओर दोस्तों क्या होते हैं, इसके चारों ओर छल्ले होते हैं। जैसे ये बृहस्पति, तो इस तरह से इनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले दोस्तों किसके बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं। तो जो छल्ले होते हैं बृहस्पति के चारों ओर, वो गैसों के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमसे पूछ लेते हैं कि सैटेलाइट बताइए जो बृहस्पति के कितने सैटेलाइट, ऐसे सैटेलाइट, बृहस्पति ग्रह के सैटेलाइट पूछ लेते हैं हमसे, SATELITE सैटेलाइट पूछ लेते हैं। तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह के कुल 79 सैटेलाइट होते हैं। कुल कितने सैटेलाइट हैं दोस्तों, 79। ठीक है, और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो भी किसका है, बृहस्पति का। भाई जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो सबसे बड़ा सैटेलाइट भी किसका होगा, बृहस्पति का होगा। और सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम है दोस्तों गैनीमीड। ठीक है, बृहस्पति के सबसे बड़े सैटेलाइट उपग्रह का क्या नाम है दोस्तों, गैनीमीड। ठीक है, अब जान लेते हैं यहाँ पर कि जो बृहस्पति का घूर्णन और परिक्रमण कितना है, रेवोल्यूशन और रोटेशन कितना है। तो दोस्तों जो घूर्णन है, मतलब जो वो अपनी धुरी पर घूमता है, घूर्णन, वो है दोस्तों 9 घंटा और 56 मिनट। 9 घंटा और 56 मिनट। ठीक है, या मोटा मोटा इसको लगा लेते हैं ऐसा कि मतलब पूरा 10 घंटा, मतलब जो घूर्णन है बृहस्पति का वो 10 घंटे लगा लेते हैं। ठीक है, तो घूर्णन अगर पूछ लिया जाए बृहस्पति का घूर्णन कितना है, तो दोस्तों 10 घंटे। और अगर परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर कितना समय लेता है घूमने में, तो लगभग 12 साल। ठीक है दोस्तों, लगभग 12 साल। मतलब जैसे हमारी पृथ्वी एक साल लेती है पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में, इसी तरह से जो बृहस्पति है वो पूरा कितने साल लेता है, 12 साल। एग्जैक्ट टाइम तो मिलता है 11 साल 11 महीने, लेकिन लगभग में 12 साल मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे बृहस्पति पूरे ब्रह्मांड का क्या है, मतलब पूरे जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए क्या होता है, हर 12 साल में ये अपनी कक्षा में घूम कर आता है। उसी 12 साल में उसीलिए किसका आयोजन किया जाता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इसके बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने जोन हैं। ठीक है, तो जो रेलवे होता है वो जोनों में बटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमसे जोन पूछे गए हैं कि भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने जोन है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे में वर्तमान में 19 जोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछा है दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। और अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म पूछा जाए तो दोस्तों प्लेटफॉर्म हो जाता है हुबली कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछे तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल, और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। स्टेशन और प्लेटफॉर्म में अंतर होता है। ठीक है, स्टेशन में मतलब उसका पूरा एरिया जाता है, और प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर मतलब गाड़ी आती है। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल, और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा जाए तो हुबली कर्नाटक। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो दोस्तों खड़गपुर पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।